देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और अगले 1 घंटे तक स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे गुजरात से लेकर एमसीडी चुनाव में क्या है एग्जिट पोल के अनुमान और क्या होता है उसका विश्लेषण। जी हां, जो अनुमान है वो साफ तौर पर गुजरात में बीजेपी को बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं। सवाल यही है कि जो ताकत आम आदमी पार्टी ने झोंकी थी, क्या उसके अरमानों पर झाड़ू चल जाएगा बीजेपी का, या फिर कांग्रेस पार्टी कुछ वहां पर कर पा रही है। अगर वोट परसेंटेज ये बताता है कि आम आदमी पार्टी वहां पर कमाल कर रही है 20% वोट के आसपास, तो क्या ये आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे के संकेत है। इन तमाम मुद्दों पर आज करेंगे 1 घंटे तक विश्लेषण और ऐसी भी खबरें आपको दिखाएंगे जो खबर के अंदर की परतें हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े ये साफ बताते हैं कि 53 सीटों पर गुजरात में टक्कर है। 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी दे रही है बीजेपी को टक्कर, तो बाकी की सीटों पर कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य उम्मीदवार दे रहे हैं टक्कर। लेकिन इसी के साथ आखिर आम आदमी पार्टी जो टक्कर दे रही है वो वोट किसके लूट रही है, बीजेपी के या फिर कांग्रेस पार्टी के, ये पार्टी वाले भी जानना चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास हमारे एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक सीधे आंकड़े भी हैं जो अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे कि आप किसको नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है गुजरात। मोदी मैजिक पर एग्जिट पोल की मुहर। गुजरात में मोदी के आगे विपक्ष हुआ फेल। आपके पास मोदी फैक्टर का तोड़ नहीं। गुजरात में कहां-कहां नंबर 2 रही आप। कांग्रेस का वोट केजरीवाल को ट्रांसफर। आपका राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना टूटा। मोदी का 2024 वाला रोड मैप सेट। मोदी नाम केवलम। तो क्या 2024 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात पुश इसे कहा जा सकता है? क्या उस पिक्चर के लिए ये ट्रेलर है जो गुजरात के ऐतिहासिक नतीजे एग्जिट पोल के अनुमान में आ रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी जहां जहां पर चुनावी मैदान में उतारती है, बीजेपी के जीतने का चांस बढ़ जाता है, जीत का अंतर बढ़ने का दावा होता है। जी हां, बीजेपी के आप कह सकते हैं कि उनके पास तरकश में नरेंद्र मोदी नाम का तीर है, ब्रह्मास्त्र है बल्कि कहिए, जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। उनके नाम पर जनता जुड़ती है और इसी के साथ बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत का दम भर रही है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन विपक्ष क्या काट खोज पाएगा नरेंद्र मोदी का? 22 से लेकर 24 तक नरेंद्र मोदी और उनके नाम के खिलाफ विपक्ष की जो मुहिम रही है, क्या वो और भी बढ़ाती है इस ब्रांड मोदी को? आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि गुजरात की जनता अगर वही जनादेश देती है जो एग्जिट पोल के अनुमान है, तो वो क्या कह रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये भी कि हम किस तरह से आपको तमाम आंकड़े दिखाएंगे, क्योंकि हम आपको आज खास इंतजाम स्पेशल रिपोर्ट में हमने किए हैं, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कौन सी पार्टी को कितनी सीटें, कितना वोट परसेंटेज अगर मिल रहा है अनुमान के मुताबिक। ये देखिए, तो दूसरी तरफ हम दिखाएंगे कि आपको गुजरात में आम आदमी पार्टी किसको नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है। क्या वो बीजेपी के वोट काट रही है या वोट काट रही है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन इससे पहले ये वोट परसेंटेज आप देख रहे हैं 46%, 46% वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को, 26 कांग्रेस पार्टी को और 20 आम आदमी पार्टी को। लेकिन 20 जब आम आदमी पार्टी को मिलता है तो इसी के साथ वो दम भर रहे हैं कि हमने पहली बार जब वो सभी सीटों पर लड़ रहे हैं एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। तमाम मुद्दों की एनालिसिस करेंगे, सीटें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रांड नरेंद्र मोदी क्यों है इतना मजबूत।
ગુજરાતની જનતાએ નરેન્દ્રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે. नरेंद्र मोदी ने वोटिंग से पहले गुजरात के चुनावी नतीजों पर यही भविष्यवाणी की थी और अब इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान मोदी की भविष्यवाणी पर मुहर लगाता है. हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 129 से 151 सीटें मिल सकती हैं, यानी ऐतिहासिक विजय, जबकि कांग्रेस को 16 से 30 सीट, आम आदमी पार्टी को 9 से 21 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं. एग्जिट पोल के नतीजे यही बताते हैं कि नरेंद्र मोदी चुनावी मार्केट में सबसे विश्वसनीय और सबसे कारगर ब्रांड है. इस ब्रांड का तोड़ किसी विरोधी के पास नहीं है. 27 सालों से चली आ रही सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को भी मोदी का नाम बेअसर करने का मादा रखती है. यहाँ तक कि पंजाब जीत से अति उत्साहित आम आदमी पार्टी की उम्मीदें भी गुजरात में कोई उलटफेर करती नहीं दिखाई दे रही. आखिर नरेंद्र मोदी फैक्टर है क्या? मोदी के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? क्या नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे? गुजरात पर मोदी के होमवर्क की डिटेल. भारतीय राजनीति के फलक पर बीते 8 सालों से बीजेपी का सितारा बुलंद है. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वोटरों के दिल में मोदी को एक मजबूत और निर्णायक नेता वाली इमेज है. लोकप्रियता की कसौटी पर नरेंद्र मोदी को कसे तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देती हैं. गुजरात के सीएम का पद छोड़े करीब 9 साल हो गए. मोदी दिल्ली में है, लेकिन गुजरात में उनका स्वागत वैसे ही होता है जैसे पहले होता था. नरेंद्र मोदी का जनता से सीधा कनेक्शन उन्हें विरोधियों से कई कदम आगे रखता है. ये गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखा. બધાને મળવા જાઓ ને તો બધાને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ સોજિત્રા આવ્યા હતા. એ પીએમ સાહેબ આયા તેવું નહીં કહેવાનું, આ પ્રધાનમંત્રી આયા તેવું નહીં કહેવાનું. એ પ્રધાનમંત્રી ને પીએમ ને એ તો બધું દિલ્હીમાં, અહીં તો આપણા નરેન્દ્રભાઈ. અને પછી બધાને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ સોજિત્રા આવ્યા હતા, એમણે તમને બધાને પ્રણામ પાઠવ્યા છે. मोदी ने अपने गृह राज्य में उतरकर सीधे मोर्चा संभाला और उत्साहजनक भविष्यवाणियों के बावजूद प्रचार में खुद को पूरी तरह झोंक दिया. 3 नवंबर को चुनाव की घोषणा के बाद से ही वो पूरे गुजरात में करीब करीब हर दिन रैलियां और रोड शो करते दिखे. अगर चुनावी प्रचार के आंकड़ों को देखें तो 2017 विधानसभा चुनाव में मोदी ने 34 रैलियां की. ये वो वक्त था जब पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ था, जबकि 2022 में नरेंद्र मोदी ने 51 रैलियां की. 72 वर्षीय मोदी बिना थके बिना रुके प्रचार में जुटे रहे. यहाँ तक कि 50 किलोमीटर लंबा रोड शो तक किया. इस दौरान मोदी ने विरोधियों की बदजुबानी को गुजरात के अपमान से जोड़कर तुरूप का इक्का चला. કોંગ્રેસ પાર્ટીના રિમોટ કંટ્રોલ થી જ્યાંથી ચાલે છે ત્યાંથી પહેલા એમણે એક નેતાને અહીંયા મોકલ્યા હતા અને નેતાને કહ્યું હતું એ પ્રકારે આવીને નેતા અહીંયા બોલ્યા અને એમણે જાહેર કર્યું કે આ ચૂંટણીમાં મોદીને એની औकात બતાવી દેવામાં આવશે. કોંગ્રેસ પાર્ટી એને ખબર નથી કે આ રામ ભક્તોનું ગુજરાત છે. હવે તમે મને કહો રામ ભક્તોના ધરતી પર રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો. બોલો, કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે. કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે, કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે. कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के. भाइयों बहनों, गुजरात माटे, गुजरातना लोको माटे आटली बधी नफरत, आटલું બધું ઝેર, કિચડ ઉછાળવાનો આ રસ્તો તમારો.
જે મોદીને તમે ઘડ્યો હોય એ મોદીનું અપમાન એ તમારું અપમાન છે કે નહીં? पूरा चुनाव गुजरात के विकास मॉडल, विरोधियों की बदजुबानी और गुजरात अस्मिता पर सेट कर दिया। वैसे भी बीजेपी 1995 के बाद से ही गुजरात के चुनावों में अपराजय है। पूरी दुनिया साल 2002 से मोदी और गुजरात के संगम की साक्षी है। मोदी के लिए गुजरात चुनाव सिर्फ प्रतिष्ठा की लड़ाई ही नहीं, बल्कि चुनावी परिणाम 2024 के लिए मोदी सरकार के परफॉर्मेंस का मिड टर्म का रिपोर्ट कार्ड भी होगा। गुजरात और हिमाचल के चुनावी नतीजे 2024 के लिए बीजेपी का माहौल बनाने में काम आएगा। 2024 में मोदी जीते तो जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे जिसे केंद्र में लगातार तीसरे कार्यकाल का मौका मिलेगा। आज तक ब्यूरो। ये वाकई कोई मामूली बात नहीं है। अगर 27 साल तक कोई पार्टी सत्ता में है, वो लगातार राज कर रही है गुजरात में, और वो फिर से अपनी वापसी करती है, और इस बार वापसी ऐसी करती है जो एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक दर्शाता है कि एक प्रचंड जीत हो सकती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। और बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है 2024 के पहले गुजरात की इस जीत को प्रोजेक्ट करने में। लेकिन बात विपक्षी पार्टियों की भी आती है। हम आपको नंबर्स दिखा दें, क्योंकि धीरे धीरे जब हम आंकड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी ने किस पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, कांग्रेस या फिर बीजेपी। लेकिन वोट परसेंटेज जब सीट्स में कन्वर्ट होता है तो देखिए यहां पर मामला कैसे किसके लिए कहां पर अटकता है। 77 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की पिछली बार, लेकिन इस बार वो सिमटती हुई दिख रही है 16 से 30 के बीच में, यानी एवरेज निकाल लीजिए तो 22। वहीं पर जब आप देखते हैं आम आदमी पार्टी को तो वो 9 और 21, एवरेज निकाल लीजिए 15 सीटों के आसपास आता हुआ दिख रहा है, जिसे अपर एज बताया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 129 से लेकर 151, यानी लगभग 140 सीटों के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत हासिल करने वाली है। और बीजेपी वाले कहते भी हैं, उनसे आप पूछिए कि एमसीडी चुनाव में भी मोदी जी की फोटो और गुजरात के चुनाव में भी, हिमाचल के चुनाव में उनकी फोटो, तो वो कहते हैं हाँ, हम तो चुनाव ऐसे ही लड़ते हैं। लेकिन क्या रहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति, कैसे वो हार्डवर्क और होमवर्क के जरिए अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत कम लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी ने 2022 चुनाव में जीत दिलाने वाला रोड मैप बीते साल यानी 2021 में तैयार कर लिया था। सरल शब्दों में समझें तो गुजरात चुनाव की तैयारी प्रतिद्वंदी पार्टियों की शुरू होने से बहुत पहले शुरू कर दी थी। पहले अमित शाह के साथ मिलकर एक चुनावी रणनीति बनाई और फिर जमीनी स्तर पर एक्शन शुरू कर दिया। बीते साल केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर किया। मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों की हिस्सेदारी बढ़ाई और गुजरात के नेताओं को शामिल किया। मध्य गुजरात के आणंद जिले से देव सिंह चौहान, सूरत से दर्शाना जगदोश और सौराष्ट्र के सुरेंद्र नगर से महेंद्र मुंजपारा जैसे ओबीसी नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बीजेपी ने 2017 में आणंद और सुरेंद्र नगर जिलों में खराब प्रदर्शन किया। 2 महीने बाद सितंबर 2021 में बीजेपी ने सत्ता विरोधी चिंताओं को दूर करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री रूपाणी और उनके मंत्रिमंडल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल ने ले ली। ये सब चुनाव से 1 साल पहले ही कर दिया था। 2017 में आदिवासी वोटरों की वजह से कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लिहाजा इस बार मोदी ने सबक लेते हुए आदिवासी वोटरों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की। साथियों, हम आदिवासी समाज के बलिदानों के ऋणी हैं, हम उनके योगदान के ऋणी हैं। इस समाज के, इसने प्रकृति से लेकर पर्यावरण तक, संस्कृति से लेकर परंपराओं तक भारत के चरित्र को सहेजा और संजोया है। आज समय है कि देश इस ऋण के लिए, इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करें। भले ही चुनाव बीजेपी के पक्ष में झुका नजर आ रहा था, इसके बावजूद मोदी ने रिस्क नहीं लिया और मतदाताओं को लुभाने के लिए सारे घोड़े खोल दिए। साथियों, जब सरकार संवेदनशील होती है
तो उसका सबसे बड़ा लाभ समाज के कमजोर वर्ग को होता है, गरीब को होता है, मध्यम वर्ग के परिवार को होता है, माताओं बहनों को होता है। पहले हम देखते थे कि गुजरात में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर इतनी चिंता का विषय था, लेकिन सरकारों ने उसे किस्मत के नाम पर छोड़ रखा था। हमने तय किया कि हमारी माता बहनों के जीवन का प्रश्न है, इसका ठिकरा किसी के किस्मत पर नहीं फोड़ने दिया जाएगा। पिछले 20 वर्षों में हमने इसके लिए लगातार सही नीतियां बनाई, उन्हें लागू किया। आज गुजरात में माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी आई है। अपनी रैलियों से मोदी ने ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें गुजरात के सभी 52,000 बूथों पर 10,40,000 पन्ना प्रमुखों और 10,90,000 काडर के साथ पार्टी की चुनावी मिशनरी पूरी एक्टिव है। ये पूरी रणनीति 5 बिंदुओं पर केंद्रित है। चुनाव से पहले ही नरेंद्र मोदी ने अपनी कोर टीम के साथ ऐसे 5 मुद्दों को चुना जो बीजेपी के खिलाफ जा सकते थे। पहला, सत्ता विरोधी रुझान और पार्टी के अंदर असंतोष का तोड़। दूसरा, महंगाई और बेरोजगारी थी जो कोविड महामारी के चलते बीजेपी की परेशानी का सबब था। तीसरा, कांग्रेस पर नकेल कसके उसे बेअसर करना, जिसने 2017 में अपने अभियान से बीजेपी को चौंकाते हुए 77 सीटें जीती थी। चौथा, जाति समीकरण वाली चुनावी राजनीति से निपटना। पांचवा, आम आदमी पार्टी की फ्री पॉलिटिक्स, जिसे मोदी ने रेवड़ी कल्चर नाम दिया है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। मोदी ने अपने आक्रामक चुनावी अभियान से विरोधियों के हर वार को बेअसर करने की कोशिश की, जो एग्जिट पोल के अनुमान में नजर आ रहा है। ये मोदी का मैजिक है कि हिमाचल में बीजेपी टक्कर में है। भले ही एग्जिट पोल के अनुमान में कांग्रेस को बढ़त दिखा दे रही है, लेकिन हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलने वाली रवायत के बावजूद कांग्रेस को एक तरफा जीत का अनुमान नहीं है। वजह है नरेंद्र मोदी पर हिमाचल के लोगों का भरोसा। अब जयराम जी दिल्ली आते हैं। पहले जाते थे लोग तो क्यों जाते थे? अर्जी लेकर के जाते थे, जरा कुछ करो, कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वो हाल कर दिया था दिल्ली वालों ने। अब हिमाचल वाले हक मांगने के लिए गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अब दिल्ली में वो हक जताते हैं और हमें आदेश भी देते हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी के तरकश में नरेंद्र मोदी ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हर चुनाव में विरोधियों को परास्त करने की गारंटी है। आज तक ब्यूरो। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां आखिर इस ब्रह्मास्त्र के लिए क्या काट खोज रही हैं, ये भी चर्चा का विषय इन बार के अनुमानों के बाद लग रहा है। लेकिन अब आइए आपको बताते हैं, 43 सीटें कुल है गुजरात में, जहां पर 43 सीटों पर मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी को। यानी ये राह इतनी आसान भी नहीं है। तो सबसे पहले हम 53 सीटें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोई ना कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है। देखिए, जहां जहां जीत का फासला 3% से कम होता है, उसे कांटे की टक्कर मानकर हमने यहां पर दिखाना शुरू किया है। तो रापर, जहां जिस पार्टी का नाम आप पहले लिखा हुआ देख रहे हैं, उसे एज है, वो लगभग 3% आगे है। तो ऐसे ही रापड़ हो, वहां पर बीजेपी आगे है, लेकिन कांग्रेस टक्कर दे रही है।
ऐसे ही आप देखें पालनपुर जहां पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस टक्कर दे रही है। रायगढ़पुर जहां पर बीजेपी आगे है लेकिन कांग्रेस टक्कर दे रही है। इन सीटों पर देखिए 43 सीटें हैं जहां पर या तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ऊंझा में देखिए आप आगे है लेकिन बीजेपी जो है वो टक्कर दे रही है। कुल 53 सीटें ऐसी है, 53 सीट्स जहां पर या तो आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है या फिर कांग्रेस पार्टी टक्कर दे रही है, और ऐसी ही कुछ सीटें हैं जहां पर आप जीत रही है तो वहां पर बीजेपी टक्कर दे रही है। तो कुल मिलाकर ये ऐसी सीटें हैं जिस पर क्लैरिटी से कहना मुश्किल है, क्योंकि 3% अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3% का फासला है, और इसीलिए हम इन्हें कांटे की टक्कर वाली सीटें बता रहे हैं। 53 सीटें ऐसी हैं तो मामला इधर से उधर भी हो सकता है, और अगर हालांकि ऐसी तमाम सीटों पर बाद में भी चर्चा हुई है, वहां पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखा है। इसीलिए हम लोग जो ओरिजिनल जिस पार्टी का नाम आप पहले देख रहे हैं वही आगे जीत के लिए हम सीटें उनकी लिख रहे हैं, लेकिन 3% के आसपास सोचिए यहां पर सिर्फ फासला है जीत और हार के बीच में। दूसरी नंबर की पार्टी भी हम आपको दिखा रहे हैं। 21 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को टक्कर दे रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन उससे पहले गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, सुनिए क्या कह रहे हैं। लोकशाही के ये उत्सव को गुजरात के लोगों ने और मजबूत बनाया है, खूबसूरत बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता ने साथ में मिलकर एक नया इतिहास लिखना तय कर लिया है। पिछले 27 साल से चल रहा ये संबंध आने वाले दिनों में और बेहतरीन होने जा रहा है। ये चुनाव सत्ता के लिए नहीं, ये चुनाव संबंधों के इतिहास के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गुजरात की जनता ने यह चुनाव लड़ा है। गुजरात के हर एक क्षेत्र में, सौराष्ट्र हो, दक्षिण गुजरात, उत्तर या मध्य गुजरात, हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता साथ में मिलकर गुजरात राज्य को विकास की और तेजी से गति आगे बढ़ाएगी। अब हम आपको दिखा रहे हैं किस सीटें जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टक्कर है। जिस पार्टी का नाम पहले है मतलब उसे एज है, वो 3% आगे है, दूसरी पार्टी पीछे है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ऊंझा, उसके बाद से भिलोड़ा, उसके बाद से धनीलिमडा और फिर चोटीला। इन तमाम सीटों पर आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आगे है लेकिन बीजेपी चुनौती दे रही है, या फिर आखिरी सीट केशोड में देखिए कांग्रेस चुनौती दे रही है बीजेपी के बाद। राजकोट ग्रामीण, कालावाड़ एससी और साथ ही जमजोधपुर, केशोड, इन तमाम सीटों पर आम आदमी पार्टी मुकाबला दे रही है। तलाला देखिए जहां पर बीजेपी आगे है आप टक्कर दे रही है। धारी जहां पर बीजेपी आगे है आप टक्कर दे रही है। बलासिनोर जहां पर बीजेपी आगे है कांग्रेस टक्कर दे रही है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आप समझ लीजिए डिफरेंस बहुत कम है तीनों के बीच में। अब देखिए आप दाहोद से शुरू कीजिए जहां कांग्रेस आगे है लेकिन बीजेपी और आप टक्कर दे रही है। गरबदा जहां पर आम आदमी पार्टी आगे है बीजेपी टक्कर दे रही है। छोटा उदयपुर जहां पर आम आदमी पार्टी है लेकिन बीजेपी टक्कर दे रही है। ऐसे ही जैतपुर सीट में अभी आप देख लीजिए, मांडवी हो, वराछा हो या फिर लिंबायत हो, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक टक्कर साफ दिखाई दे रही है, और यहां पर 3% का डिफरेंस है जिसकी वजह से हम इसे कांटे की टक्कर बता रहे हैं। लेकिन अब हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी किसके वोट खा रही है। अगर 20% वोट ला रहे हैं वो, तो फिर किसके वोट खा रहे हैं, बीजेपी के या फिर कांग्रेस के। लेकिन ये आंकड़ा दिखाने से पहले आइए आपको दिखा देते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज क्या दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि दिल्ली की अगर देखें तो दिल्ली की जनता ने जिस तरह का प्यार दिया है और जो एग्जिट पोल के नतीजे आते दिख रहे हैं उसके आधार पर मैं कहूँगा कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को, दिल्ली की जनता को दिल की गहराइयों से आभार। और जिस तरह से अब ये भी साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात झूठ बोलती रही, झूठे आरोप लगाती रही, केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए, मेरे ऊपर आरोप लगाए कि इतनी बेईमानी कर ली, शराब घोटाला कर लिया, सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाए। दिल्ली की जनता ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। दिल्ली की जनता ने बताया, क्योंकि हम तो दिल्ली में काम कर रहे हैं ना, दिल्ली की जनता ने एक तरह से पूरे देश को ये संदेश दिया है कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार आदमी हैं, केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप झूठे थे। ये आज दिल्ली की जनता पूरे देश को संदेश दे रही है। तो मनीष सिसोदिया इसे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ एक मुहर मान रहे हैं।
जो एमसीडी के चुनावी नतीजे अनुमान अभी आ रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, लेकिन अभी इंतजार करना होगा। अब तो कल सुबह 6 बजे से रहिएगा आज तक के साथ, क्योंकि आपको तमाम नतीजे सबसे तेज सबसे पहले हम दिखाएंगे और फिर परसों दिखाएंगे गुजरात के नतीजे। लेकिन अब वो दिलचस्प आंकड़ा जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, क्योंकि सभी के मन में ये सवाल था कि आम आदमी पार्टी किसके वोट काट रही है गुजरात में, तो आंकड़ा क्या कहता है। सबसे पहले देख लीजिए, कंफ्यूजन मत रखिएगा मन में, जो पहला परसेंटेज आप देख रहे हैं वो 20% है, यानी एब्सोल्यूट नंबर जो 20 है उसमें से 5% वो बीजेपी के खा रहे हैं, उसमें 12% वो कांग्रेस के खा रहे हैं, और वहीं अन्य से 3, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 20% होता है। लेकिन जब आप पूरा पाई देखते हैं 100 का, तो उसमें 60% वोट आम आदमी पार्टी को जो आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के वो ले रहे हैं, वहीं 25% वोट वो बीजेपी की ले रही है, और वहीं 15% वो ले रहे हैं अन्य से। ये जो पहला वाला स्ट्रेच है 5, 12, 3, इसको जोड़िएगा तो 20 बनता है, ये एब्सोल्यूट आपको दिख रहा है। लेकिन जब 100 के पाई पे आप लेते हैं तो परसेंटेज वाइज उन्होंने 25% बीजेपी के वोट लिए हैं, उन्होंने 60% कांग्रेस पार्टी के वोट लिए हैं, और 15% लिए हैं अन्य के। ये एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक सामने आने वाले आंकड़े हैं, इसका इंतजार कीजिए। असल नतीजे 8 तारीख यानी परसों आएंगे और तभी उसका सही विश्लेषण होगा। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान पर हम आपको ये पूरी कहानी सुना रहे हैं और समझा रहे हैं। चलिए अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं कांग्रेस पार्टी का भी, क्योंकि तमाम पार्टियां जो हैं वो कहां पर क्या पहुंची है, कांग्रेस को कितने वोट, तो हम आपको दिखा रहे हैं 2017 का जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बरकरार है 22% की, सेंध 85% की लगती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी से 2.5% की और इधर 10% की, वहीं अन्य से 1.5% की और 5% की। हम आपको बीजेपी का भी दिखाएंगे, क्योंकि 2017 के मुकाबले ये पार्टियां कैसा कर रही हैं, इनको सेंध लग रही है, इनको परेशानियां हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, वो भी आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं। तो चलिए अब ये वाला आंकड़ा भी आपको दिखा देते हैं। ये बीजेपी को कितने वोट, तो 2017 का जो वोट बैंक है वो बरकरार है 39% सेंध 85%, वहीं कांग्रेस से 5% और 11% का, वहीं अन्य से 2% और 4% का। कांग्रेस को वोट 46% और यहीं पे बीजेपी को जो वोट है वो आप देख रहे हैं 46% है। अब हम आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ईशुदान गढ़वी को इस बार खंबालिया सीट से टिकट मिला है, उम्मीदवार उन्हें सीएम का बनाया गया है, पेशे से एक एंकर हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं सीएम के फेस बनकर। आज वो क्या कह रहे हैं सुना देते हैं। पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को बधाई देता हूं कि 8 दिसंबर को राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। अच्छा, इस छोटी उम्र में राष्ट्रीय पार्टी बन जाना पार्टी की बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो आपने कहा, देखो आपके आकलन हो सकते हैं, लेकिन जब तीसरी पार्टी आती है तो आकलन निकालना सर्वे एजेंसियों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके आकलन के हिसाब से भी अगर आ जाता है तो भी हमारे लिए आनंद का उत्सव है, क्योंकि यहाँ तो हम तो 0 पे थे, 0 में से अगर 21 आ रही है तो भी हमारे लिए अच्छा है, हम तो उत्सव मनाएंगे। लेकिन हमारी उम्मीद कुछ और है। ये जो सर्वे है आपका, ये 8 तारीख को गलत होने वाला है। अच्छा। हाँ, उसका मेरे पास रीजन है, क्योंकि भाजपा 2007 में अगर बात करें, नरेंद्र मोदी के टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, तो 121 थी, 12 में 115 थी, 17 में 99 थी, तो 22 में ऐसा कौन सा काम कर दिया कि वो ऊपर जाएगी? नहीं जा सकती है। दूसरा कि अभी जो आकलन किया है वो वोट शेयर पे आपने किया होगा कि भाई इतना वोट शेयर यहाँ आता है तो दिख रहा है कि भाई यहाँ वन साइड स्वीप होगी, उस हिसाब से सीटें फिर बंटवारे होते, क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर चुका हूँ, मुझे पता है जी। लेकिन हम गलत क्यों पढ़ते हैं? गलत इसलिए पढ़ते हैं कि मैं तो 182 में बहुत क्लोजली मैंने देखा है, एक एक सीट का गणित अलग है। कुछ सीटों पे कांग्रेस की वजह से मैं जीत रहा हूँ, कुछ सीटों पे हमारी वजह से कांग्रेस जीत रही है, कुछ सीटों पर यह भी हो सकता है कि हमारी वजह से भाजपा भी जीत रही है, या तो कांग्रेस की वजह से भाजपा जीत रही है, लेकिन एक एक सीट का गणित अलग होता है। तीसरा कि वोट शेयर में क्या होता है कि जब वोट शेयर मिलते हैं 5 से ज्यादा, तो उसका मतलब ये कि जनता आपको स्वीकार कर रही है। हमें तो मतलब 20% के आसपास मिल रहा है, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत खुशी की बात है। हमें 1 मिले या 100 मिले, हम 10-11 दिसंबर से फिर से 2027 और 2024 की तैयारियों के लिए लग जाने वाले हैं।
तो ईशितान गढ़वी को आप सुन रहे थे, खंभालिया सीट से हैं और बीजेपी की आम आदमी पार्टी की तरफ से, माफ कीजिएगा, उम्मीदवार हैं। लेकिन अब बात हिमाचल की कर लेते हैं। गुजरात से चलिए हिमाचल, क्योंकि असल सस्पेंस तो हिमाचल प्रदेश को ही लेकर है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन यहाँ पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो खास इंतजाम हमने किए हैं वो रोपवे में आपको नंबर्स दिखा देते हैं। आंकड़े तो सामने हैं ही, लेकिन 29 का एवरेज बीजेपी को आ रहा है, 35 का कांग्रेस पार्टी को, और यहाँ पर लगभग 22 सीटों की फाइट दिखाई दे रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। यानी जीत और हार का फासला 3% से कम। भरमौर, इंदौरा, जवाली, जसवान, प्रागपुर, बैजनाथ, लाहौल स्पीति, मनाली, जोगिंदरनगर, इसी के साथ धर्मपुर, सरकाघाट, सुजानपुर, बड़सर, ऊना, जल्दी दिखाइए, बैजनाथ, लाहौल स्पीति हमने बता दिया, मनाली बता दिया, जोगिंदरनगर बता दिया। अब दिखाइए धर्मपुर, ये देखिए धर्मपुर हो, सरकाघाट हो, सुजानपुर, बड़सर। अगला दिखाइए ऊना हो, झंडुता हो, धुमारवी ही हो, बिलासपुर, ये सभी के सभी। उसके बाद से आ जाइए अर्की, दून, कसौली, पछाड़, यहां पर भी मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। एक दो सीटें जहां पर निर्दलीय चुनौती दे रहे हैं, वरना कांग्रेस और बीजेपी में फाइट है। वहीं पर ठियोग हो, रामपुर हो, यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट है, जिसका नाम पहले, यानी वो 3% के लगभग आगे। दिलचस्प है अब हिमाचल प्रदेश का चुनाव, क्योंकि सबकी नजर टिकी हुई है। असल सस्पेंस यहीं पर है। कांटे की टक्कर की बात हो रही है। 29 सीटें औसतन एवरेज बीजेपी को, तो 35 सीटें कांग्रेस पार्टी साफ सरकार बनाती हुई तो दिख रही है, क्योंकि 35 सीटें ही चाहिए। लेकिन अगर मामला गड़बड़ाता है तो फिर क्या होगा हिमाचल में, बहरहाल रहेगी हमारी नजर। लेकिन अब बात दिल्ली के एमसीडी चुनावों की कर लेते हैं, जिसके कल नतीजे आने वाले हैं। लेकिन एमसीडी चुनावों में इस बार 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को उखाड़ फेंकने का आम आदमी पार्टी का दावा एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे आप पर, उसके खिलाफ मुहर भी इसे अभी से ही आम आदमी पार्टी बता रही है। लेकिन क्या है एमसीडी के पूरे अनुमान, देखिए इस रिपोर्ट। इसी नारे और गुजरात जीतने को लेकर बड़े बड़े दावों के साथ हुंकार भरी थी। केजरीवाल को उम्मीद यही थी कि पंजाब जैसा करिश्मा गुजरात में कर दिखाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे यही बता रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई, लेकिन मैजिक फिगर से कोसों दूर है। कांग्रेस की 5 से कम सीटें आएंगी। मतलब इसका क्या है? बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन आप नंबर 2 की पार्टी हैं, या आपकी सरकार? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस कोलैप्स कर रही है। धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं, बीजेपी नीचे आ रही है। अभी स्थिति बड़ी वोलेटाइल है। आप चुनाव के 3 दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू और कीजिएगा, एक पंचायत और रखिएगा, उसमें मैं आपको स्थिति स्पष्ट बता दूंगा कि कहां तक हम ऊपर गए और कहां तक वो नीचे आए। भले ही एग्जिट पोल के अनुमान में आम आदमी पार्टी पिछड़ गई हो, लेकिन वोट शेयर अच्छा रहेगा। यानी गुजरात में आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर होगी। वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल के अनुमान बताते हैं कि दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। 15 सालों से एमसीडी पर काबिज बीजेपी को केजरीवाल की पार्टी ने उखाड़ फेंका। एग्जिट पोल के नतीजों पर केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतजार करते हैं। सर, गुजरात पॉजिटिव हैं, नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का। तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। सर, ये भी सवाल है कि अगर किसी की सरकार नहीं बनती है तो क्या कांग्रेस इंतजार कीजिए परसों तक। केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि गुजरात को छोड़ने वाले नहीं। मतलब ये कि गुजरात में अगले 5 सालों का रोड मैप तैयार हो चुका है।
वहीं आम आदमी पार्टी के चमत्कारी उत्थान ने कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दिल्ली एमसीडी और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा दी है। तो क्या आने वाले दिनों में राष्ट्रीय लेवल पर 3 पार्टियां होंगी, एक बीजेपी, दूसरी कांग्रेस और तीसरी आम आदमी पार्टी? ऐसा क्यों, इसे आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ से समझिए। अब तक कोई भी क्षेत्रीय क्षत्रप अपना दायरा दूसरे राज्य तक पहुंचाने में नाकाम रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पहले सरकार बनाई, उसके बाद पंजाब में और गुजरात में अच्छी एंट्री मारी है। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने से बस एक कदम दूर है। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस को रिप्लेस करके आम आदमी पार्टी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर सकती है? चुनावों में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड और नेताओं के बयान में ये डर साफ झलकता है। अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है, विपक्ष की एकता असंभव है। ये मानना कि विपक्ष की एकता करेंगे और कांग्रेस पार्टी से हम यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, ये जमाना गया। कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है, अपने बल पर खड़ा होना है और तभी विपक्ष की एकता आएगी। हमारी पिछले कुछ सालों में अलग अलग पार्टियों ने हमसे बहुत कुछ लिया है, हमें कुछ दिया नहीं है। और जो लेते हैं हमसे, देखिए मैंने कहा था, हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप जानते हैं ना, पेटेंट, वो कांग्रेस वर्ड पर हमें पेटेंट लेना चाहिए था, गलती हमारी हुई। आज देखिए कितने कांग्रेस पार्टी खड़े हुए हैं हमारे देश में। माना जा रहा है कि तो अगर एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होते हैं तो आम आदमी पार्टी बड़ी जीत एमसीडी चुनाव में हासिल करती हुई दिख रही है। लेकिन रिजल्ट देखना है तो सुबह 6 बजे से आज तक के सामने बैठ जाइएगा और परसों सुबह 6 बजे से हम आपको दिखाएंगे गुजरात और हिमाचल के नतीजे। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।